नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर अखिलेश यादव के खिलाफ फिर पोस्टर लगाया गया है, लेकिन क्यों और क्या कुछ लिखा गया है, बता रहे हैं संवाददाता पुनीत मोहन। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ना जाने को लेकर के बीजेपी लगातार पोस्टर से समाजवादी पार्टी के मुखिया पर हमला कर रही है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के दफ्तर पर अमित त्रिपाठी महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा एक और पोस्टर लगाया गया है। देखिए पोस्टर पढ़िए, साफ तौर पे लिखा है कि यूपी की जनता सब जानती है कौन साथ है, माफिया की मौत पर सियासी बीज बोते हैं, यही है नमाजवादी सपा का असली चेहरा। फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी के भाई बैठे हुए हैं। अब दूसरी तरफ ये फोटो देखिए, फोटो के दूसरी तरफ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शुभम द्विवेदी के घर गए थे और उनके शव पर जब वो पहुंचे हैं, परिजनों से मिले हैं, माल्यार्पण किया, उसके बाद जब वो निकल रहे थे तो उनके आंखों में आंसू थे और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना था। जाहिर तौर पर पोस्टर के माध्यम से बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हावी है। आज फिर एक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि यूपी की जनता सब जानती है कौन साथ है, क्योंकि फर्क साफ है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली 30 अप्रैल को देहरादून में होगी। इस रैली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस रैली के माध्यम से केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की धामी सरकार पर जुबानी हमला बोलेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय केंतुरा। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तराखंड कांग्रेस 30 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली देहरादून में आयोजित कर रही है। इस रैली में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यहां पर मौजूद रहेगी और तमाम वो सारे नेता यहां पर मौजूद रहेंगे जो अभी तक अलग अलग धड़ों में बंटे हुए नजर आते थे। कांग्रेस इस रैली के माध्यम से, संविधान बचाओ रैली के माध्यम से भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार पर जुबानी हमला करना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है, उससे संविधान को खतरा उत्पन्न होने लगा है। इसलिए कांग्रेस जनता को जागरूक करना चाहती है और इसीलिए लगातार संविधान बचाओ रैली के माध्यम से जनता को जागरूक करेगी और आने वाले दिनों में ऐसे और बड़े कार्यक्रम यहाँ पर करेगी जिससे संविधान के प्रति जनता जागरूक हो सके, विपक्ष मजबूत हो सके। तो कांग्रेस के इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए नेताओं की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। लगातार बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है ताकि ये रैली 30 अप्रैल की जो रैली है, संविधान बचाओ रैली, ये सफल हो सके और कांग्रेस उत्तराखंड में मजबूत स्थिति में आ सके। कैमरामैन अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। कानपुर देहात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 8 साल से फरार कुख्यात अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव शुक्ला। फरार चल रहे गैंगस्टर के 50,000 के इनामी अभियुक्त को कानपुर देहात पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात की अकबरपुर क्षेत्राधिकारी प्रिया सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 50,000 रुपए का इनामी अभियुक्त संदीप पासी गजनेर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। यह व्यक्ति मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला है और इसका नाम संदीप पासी है। इसको गजनेर पुलिस ने 2017 में शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और यह व्यक्ति इसके 4 साथियों के साथ जेल गया था। इनकी जमानत हो गई। पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इससे पहले इनकी जमानत हो गई और यह अपना नाम बदलकर इब्राहिम और इमरान रखकर फतेहपुर जिले में रह रहा था। लगातार इसकी गिरफ्तारी न होने के चलते 25,000 इनाम को बढ़ाकर 50,000 किया गया। इस पर कानपुर देहात पुलिस सहित एसटीएफ भी लगातार तलाश कर रही थी, क्योंकि यह तमाम तरीके के अपराध में संलिप्त था और यह अपने साथियों से मिलने कानपुर देहात आया। जिठरौली मोड़ पर कानपुर देहात की गजनेर पुलिस और एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर इसे जेल भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि यह कानपुर देहात पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि इसकी फिराक में लगातार एसटीएफ की टीमें भी लगी हुई थी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। बलौदाबाजार की तेज तर्रार महिला एसपी भावना गुप्ता आज सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर वहां के स्टाफ पुलिस को यह सख्त निर्देश दिया। क्या कुछ निर्देश दिया है, बता रहे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी।
कि जिले का पानी का जल स्तर 500 फीट से नीचे उतर गया है और पानी की समस्या गांव-गांव में हो रही है। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी ने जो रिंग मशीन, जो बोरिंग कर खुदाई की जो मशीन है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि जो जल भराव बहुत कम होने के कारण अब 30 जून तक कोई व्यक्ति नया बोर नहीं खुदा पाएगा और इसके बाद ही यदि मान लो विशेष परिस्थिति होगी तो आपको शासन से अनुमति लेना पड़ेगा। आज आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक में एक किसान अपने घर पे बिना अनुमति के बोर का खुदाई करा रहा था, जिसके गांव वालों ने शिकायत करने के बाद उस मशीन को, बोर खोदने वाली मशीन को जब्त किया गया। जब्त करने के बाद उसे थाने में सुपुर्द किया जाएगा। आपको बता दें कि इतनी महंगी मशीन है, यदि जब्ती बन जाएगी तो सामने वाले का लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस गर्मी में अभी जहाँ पर जल स्तर 500 फीट से नीचे उतर गया है और उसके बाद जब प्रशासन की बात को नहीं मानना, अवहेलना करने के कारण रिंग मशीन जो होती है, बोर करने खुदाई जो मशीन है, उसको जब्त किया गया है। इससे करने से ये होता है कि आसपास के बोर भसक जाते हैं और उनके जो स्रोत जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं नए बोर होने के कारण। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने जल भराव कम होने के कारण और जल स्तर नीचे उतर होने के कारण कोई भी नए बोर पर बैन लगाया हुआ है और जब 30 जून के बाद ही खुल पाएगा। लेकिन आपको यदि कोई विशेष परिस्थिति शासन को होती है तो कलेक्टर से अनुमति लेकर आप बोर करा सकते हैं। यदि नियम की अवहेलना करने के बाद यदि अवहेलना करेगा तो उसकी जो खुदाई करने वाले के ऊपर कार्रवाई और जो मशीन को जब्त किया जाएगा। इसी बात को लेकर कल फलारी में एक मशीन को जब्त किया गया, राजसात किया गया है और इससे गाँव वालों की शिकायत थी, उसके बारे में कार्य की गई है। निश्चित ही कि इस प्रकार कार्य करने से ऐसे समय में जब जहाँ पर पानी की किल्लत हो रही और जब बोर का जल स्तर यदि 500 फीट से नीचे है और जबरदस्ती कोई बोर करता है तो उससे कई बार के लोगों के जो सबमर्सिबल वो जाम हो जाते हैं और जो स्रोत होता है, जो चलता बोर होता है, वो बंद हो जाता है। हमेशा शिकायत देखने को मिली है। निश्चित ही कार्रवाई उचित है। मैं इंडिया वाइस के वजह से प्रदीप महेश। खबर अलीगढ़ से है, जहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तानी झंडे को रोड पर चिपका दिया, जिसे मुस्लिम छात्रों ने मिलकर रोड से हटाया। उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं संवाददाता शाहनवाज। हमले के बाद पूरे देश के अंदर विरोध नजर आ रहा है, जहां पर समस्त लोगों के द्वारा जो कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, चाहे वे किसी भी धर्म के लोग हों। तो वहीं बात करें तो कल से ही एक पोस्टर चस्पा किए गए थे, जिसमें सोमवार को अलीगढ़ बंद करने के निवेदन किया गया था और निर्देश भी दिए गए थे। साथ में शहर मुफ्ती के द्वारा भी अलीगढ़ को बंद करने के लिए अपील की गई थी। उसी के परिणाम स्वरूप देर रात तक लोगों के द्वारा जो भी इस मामले में विरोध कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के लोगों, उनके द्वारा लगातार पोस्टर चस्पा किए जा रहे थे। सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जा रहा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। उसके बाद सुबह यानी सोमवार को पूरा अलीगढ़ बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पूरा अलीगढ़ बंद हुआ था। इस अलीगढ़ बंद में समस्त दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया था, जिसके बाद पूरा अलीगढ़ को बंद किया गया था। बात करें पोस्टर की तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो कि इस मामले में विरोध जता रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला पहलगाम में किया गया था और जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई थी, वे इसकी घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया था, उसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान को लेकर मुंह तोड़ जवाब दे। उसी के चलते अलीगढ़ में भी विभिन्न क्षेत्रों में लगातार लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इस विरोध का एक हिस्सा ये भी है कि लोगों के द्वारा अलीगढ़ बंद करने का ऐलान किया गया था, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अलीगढ़ को बंद करने का काम किया था। हालांकि लगातार इस लोग प्रदर्शनकारी लोग पाकिस्तान का पुतला भी दहन करते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा यह आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, उसी तरीके से भारत सरकार भी पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दे। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। बलौदाबाजार जिले का भूजल स्तर गर्मी के समय 500 फीट से नीचे चला गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने इसे लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हैं, बता रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। बलौदाबाजार की नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता आज बलौदाबाजार सिटी कोतवाली में आज निरीक्षण करने के बाद उन्होंने देखा कि पूरे रजिस्टर, फरारी रजिस्टर, आपराधिक रजिस्टर को चेक करने के बाद यहाँ पर पुलिस के जो भी फरियादी आता है उसके आवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और तत्काल FIR दर्ज करें और दर्ज करने के बाद आदमी चाहे कितना से बड़ा क्यों न हो, यदि आपराधिक श्रेणी में आता है तो उसकी FIR कायम करें। इसी बात को लेकर भावना गुप्ता ने आज पूरे जिला
सिटी कोतवाली के थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद एक एक रजिस्टर को उन्होंने चेक करने के बाद वहाँ को स्टाफ और मुंशी को बिल्कुल सख्त हिदायत दी कि कोई व्यक्ति आता है उनकी बातों को अच्छे से कंप्यूटर से सुने और उन्हें संतोषप्रद जवाब दें और अपराधी की जो भी हो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का कड़ी धारा लगाने का प्रयास करें और उसके प्रकरण को अच्छे से सुलझाएं और पुलिसिंग जो होती है, जो पुलिसिंग की जिस प्रकार से पुलिसिंग होना चाहिए उसी प्रकार से पुलिसिंग की जाए ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे और जो पीड़ित को यह पुलिस के प्रति जो भावना जो होती है एक सहायता की, वो सहायता दिखनी चाहिए। इसी बात को लेकर आज दिन भर आज नई पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता पूरे सिटी कोतवाली का निरीक्षण किया। एक से रूम स्ट्रांग रूम में गए, वहाँ पर हथियारों का निरीक्षण किया, यहाँ पर जब्ती के जितने भी जो सामान थे उनका किया और उनका भी निरीक्षण किया और पूरे रजिस्टर करने के बाद सभी स्टाफ लोग की एक पूरी बैठक ली और उन्हें पूरे बैठक लेने के बाद उन्हें एक एक चीज़ की हिदायत दी गई। किसी प्रकार की शिकायत हमारे पास आएगी कि इस आवेदन पर विचार नहीं किया गया। कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, जो व्यक्ति आता है जिसकी शिकायत होने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो उस पुलिस कर्मचारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को लेकर आज नई तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने आज सिटी कोतवाली का पूरा निरीक्षण करने के बाद सभी को बता दिया और सभी के परेड लेने के बाद सभी को बता दिया कि अपराध को यदि और शांति कायम रखना है तो निश्चित ही कि अपराधी के मंसूबों को समाप्त करना है और अपराधियों को जेल के अंदर डालेंगे, तभी आपका काम भी हल्का होगा और आपको आपके जो समाज में जो प्रतिष्ठा है, पुलिस की जो प्रतिष्ठा वो बनी रहेगी। मैं इंडिया वाइस के लिए बुलाया से प्रदीप महेश। खबर रायबरेली से है, जहां तिलक समारोह के बाद बदमाशों ने लड़के के पिता का रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। इससे अपराध को समाप्त कर स्वच्छ वातावरण कायम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भले ही विभाग के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश और आदेश दिए जा रहे हो, लेकिन रायबरेली में आज भी अपराध पनप रहा है और लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चोरी, लूट, डकैती के मामलों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है, लेकिन रायबरेली में आज भी छिनैती जैसे मामले आम हो चुके हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा गांव के पास का आया है, जहां पर एक तिलक समारोह में लगभग 40,000 रुपए की छिनैती करके बाइक सवार बदमाश रफू चक्कर हो जाते हैं और रायबरेली पुलिस आज भी केवल साक्ष्य खंगालने में जुटी हुई है। बता दें कि जिस तरह से रायबरेली में इस घटना को वारदात बदमाशों के द्वारा दिया गया है, उसके बाद रायबरेली पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। बता दें कि बेहटा कला के पास एक तिलक समारोह का प्रोग्राम हो रहा था, जहां पर अमरपाल अपने लड़के की तिलक के समारोह में व्यस्त था और वो कपूर लेने के लिए मात्र चौराहे पर बैग लेकर जाता है, जहां पर बदमाश बाइक सवार आते हैं और उनके हाथ से बैग जो पैसे भरे हुए थे उसको लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसके बाद कड़े कदम उठाए जाएंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मेरठ के जानी थाना इलाके में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 5 दिनों में हत्या की दूसरी वारदात हुई है। किसकी और कैसे हत्या हुई है, बता रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। में एक बार फिर दिन निकलते ही हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में एक युवक अपने घर से सुबह दूध लेने निकला और कुछ लोग वहां पहुंचे और उसको गोलियों से भून दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। मानो के कानून व्यवस्था जानी क्षेत्र में ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने इसको बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है ये रंजिशन हत्या की गई है क्योंकि युवक अभी मृतक जो है वो कुछ ही दिन पहले हत्या के आरोप में जेल से छूट कर आया था, जिसकी अब गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। हापुड़ से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हापुड़ में वक्फ बिल जन जागरण अभियान कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। प्रदेश अध्यक्ष आज हापुड़ पहुंचे हैं और हापुड़ में वक्फ बिल जन जागरण अभियान के तहत लोगों को कार्यशाला का आयोजन किया गया था। लोगों को वक्फ बिल से होने वाले फायदे को लेकर बताया गया था।
जिस तरीके से विपक्ष लगातार वक्फ को लेकर भ्रम फैला रहा है, उसको लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि विपक्ष की बातों में ना आए और ये जो वक्फ कानून बनाया गया है इससे जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा है जो आतंकी हैं, जो देश में दहशतगर्दी फैलाकर गए हैं, उनको चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा और देश की जनता को जल्दी कहीं ना कहीं इन आतंकियों के हुए हमले के बाद जो देश में आक्रोश है उसमें कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। साथ ही सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर कल अलीगढ़ के गवाना टोल पर हुए हमले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि मैं इस हमले की निंदा करता हूं, किसी भी सांसद पर इस तरीके का हमला नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर जनजागरण अभियान हापुड़ में कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे और वक्फ बिल से होने वाले फायदे को लेकर लोगों को जागरूक किया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। उत्तराखंड के कोटद्वार के ग्रासडनगंज के समीप जंगलों में भयंकर आग लग गई, जिससे करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अंजना गोयल। वन विभाग के जंगल इस वक्त बुरी तरह से आग में झुलस रहे हैं। जिस तरह से वन विभाग लाख दावे करता है कि हमने वन अग्नि से बचने के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली हैं, लेकिन जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि आग लग रही है और विकराल रूप ले रही है, उससे करोड़ों रुपए की संपदा जलकर खाक हो चुकी है। और अभी मई और जून 2 महीने ऐसे हैं जिनमें तपती धूप होती है। ऐसे में अगर इन दोनों महीनों में भी इसी तरह भयंकर आग लगी तो किस तरह की कितनी वन संपदा सब जलकर नष्ट हो जाएगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। हालांकि हरेला के दौरान पौधे लगाने की बात की जाती है, लेकिन उन पौधों को लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि उसमें पौधे जमना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर हरेला से पहले, बरसात से पहले या उसके थोड़े बाद लगाए पौधे जाए तो शायद वो बच भी जाए। कितने पौधे वहां बचते हैं और कितने नष्ट हो जाते हैं, इनके आंकड़े भी वन विभाग के पास नहीं होंगे। इससे पहले भी हमने एक बार वन विभाग से जानकारी लेनी चाहिए थी कि हरेला के दौरान कितने पौधे लगे थे और कितने बचे हैं, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने कह दिया था हमारे पास इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि वन अग्नि बहुत भयंकर लगी हुई है, इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वन संपदा का नुकसान हो रहा है। कभी हम आपको देखने को मिलता होगा कि विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कहीं निजी रिजॉर्ट बनाने के नाम पर एक पेड़ की अगर परमिशन होती है तो एक की जगह 10 पेड़ काट दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग की मिलीभगत जरूर नजर आती है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां धौलाना थाना पुलिस और स्वाट टीम ने बुकिंग ऐप से वाहन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों को धर दबोचा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां जनपदीय स्वैट टीम और धौलाना पुलिस ने अंतरराज्यीय लूट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसमें एक बाल अपचारी बताया जा रहा है। आपको बता दें, धौलाना थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले इस गैंग के सदस्यों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इन्होंने कार लूट की घटना को अंजाम दिया था और लूट की घटना को अंजाम देकर ये लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने बाल अपचारी सहित दोनों सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से तमंचा, नकदी, 2 मोबाइल, क्रेडिट कार्ड और कार बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग पीड़ित को गन पॉइंट पर लेते थे, मारपीट करते थे और वीडियो बनाया करते थे। बताया जा रहा है कि अपने साथियों में भौकाल बनाने के लिए ये पीड़ित के साथ इस तरीके की वीडियो शूट किया करते थे और अपने साथियों को दिखाया करते थे। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अब तक 2 दर्जन से अधिक इस तरीके की लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। फिलहाल इस गैंग के सभी सदस्य जिन लोगों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था वो धौलाना पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो कहीं ना कहीं धौलाना पुलिस और स्वैट टीम को बड़ी सफलता मिली है, जो उन्होंने अंतर्राज्यीय लूटपाट करने वाले बाल अपचारी सहित 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि के मामले में क्या कुछ सुनवाई हुई है, पूरी अपडेट दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुनवाई सुल्तानपुर की एमपी कोर्ट में लगातार चल रही है। आपको बता दें, 26 जुलाई 2024 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी कोर्ट में हाजिर हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। आपको बता दें, कोर्ट ने कस्टडी में लेते हुए 25,000 की
2 मुचलकों पर जमानत दे दी थी। तब से सुनवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें, करीब 6 साल पूर्व कर्नाटक विधानसभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी सुनवाई लगातार सुल्तानपुर की एमपी कोर्ट में दर्ज चल रही है। आपको बता दें, एक गवाह विजय मिश्रा जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे, पूर्व में उन्होंने एक परिवाद दाखिल किया, जिसकी सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है और उनका गवाही भी हो चुकी है। लेकिन दूसरे गवाह को मौका मिला है अनिल मिश्रा की गवाही हो चुकी है। अब देखना ये है कोर्ट कितनी तत्परता से 17 मई को इस पर संज्ञान लेता है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के विवादित बयान को लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विवादित बयान आखिर क्या है, बता रहे हैं संवाददाता श्रीकांत। पूर्व विधायक यूडी मिंज के विवादित बयान को लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। यूडी मिंज के सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट पर अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने देशद्रोही बताया है और पूरे देश से माफी मांगने की सलाह दी है। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पूर्व विधायक यूडी मिंज का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और कुछ असामाजिक तत्वों ने विवादित बयान पोस्ट कर दिया है, जिसके लिए पूर्व विधायक ने खेद व्यक्त भी किया है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अवसरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। संचार प्रमुख ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की शिक्षा न दे। देश की आजादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का अमूल्य योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही स्तरहीन राजनीति करती आ रही है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विरोधियों पर आरोप मढ़ देती है। वे अपना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी बताए कि देश में उनकी सरकार की बड़ी बड़ी बातें करती है। पहलगांव में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया? पहलगांव में सुरक्षा बल कहाँ थी जिस वक्त आतंकी हमला कर रहे थे? मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहीं गाजियाबाद के राजनगर इलाके आरडीसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक 7 मंजिला इमारत में आग लग गई। उसके बाद जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रथम चौधरी। गाजियाबाद के आरडीसी इलाके में करीब 3 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग उस वक्त लगी जिस वक्त 7 मंजिला बिल्डिंग में करीब 100 से ज़्यादा लोग ऑफिस में काम कर रहे थे। सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि आग की सटीक जानकारी की जांच की जा रही है। इसी के साथ दमकल की 10 से 12 गाड़ियों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पाया है। इसके साथ आपको बता दें कि कोई भी घायल होने की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग है इसमें पहले भी जो है 2 बार आग लग चुकी है और इस बिल्डिंग के जो भी उपकरण है आग को बुझाने के लिए वो कामयाब नहीं है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।